नमस्कार विद्यार्थियों। मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर पर। देखो दोस्तों, आपके लिए मैं वर्णमाला की सामान्य जानकारी, मतलब बोली क्या है, लिपि क्या है, मतलब हिंदी की लिपि कौन सी है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण प्रकार के कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, मूल स्वर क्या है, ऋस्व स्वर क्या है, अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, इन सारे के बारे में मैं डिटेल से आपको जानकारी दूंगा आज के इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही आपके सामान्य जानकारी होने वाली है, परंतु आपको पता नहीं है कि ये ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनके आंसर किस प्रकार से दें। तो सबसे पहले मैं यदि बात करूं तो व्याकरण की बात करता हूं, और व्याकरण कहते किसे हैं यही अपन शुरुआत कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बड़े साफ शब्दों में लिख रखा है कि व्याकरण कोई भी है ना, ग्रामर जो होती है ना भैया, उसमें आपको लैंग्वेज जितनी भी होगी, है ना, भाषा की व्याकरण होती है। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला जो शास्त्र होता है उसे क्या कहते हैं अपन, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किन्हें कहेंगे? देखो, भाषा का शुद्ध रूप से लिखें कैसे और उसको बोले कैसे, उनके भी तो कोई न कोई नियम होते हैं ना। जैसे नियम बने हुए हैं कि अपनी ये जो भाषा है लिखनी कैसे है, तो देवनागरी लिपि में लिखनी है, लेफ्ट से राइट की ओर लिखनी है ना, दाएं से बाएं की तरफ लिखनी है। तो ये जितने भी नियम जो बने हुए हैं उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो हिंदी की व्याकरण की भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी जो है देने वाला शास्त्र जो होता है उसे क्या कहते हैं अपन, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के बाद में अपने बात आ जाती है बोली की। तो बोली किन्हें कहते हैं? देखो, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। देखो, अपने क्या हुआ, जैसे कि मैं इंडिया की बात करूं, अपना इंडिया का मैप, जैसे कि ये अपना इंडिया का मैप है, बनाने में टाइम लग जाएगी इसलिए मैं डायरेक्टली समझा देता हूँ। ये जो भारत का मैप है, मान लेते हैं कि ये एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में यहाँ पर जो बोली जा रही है, यहाँ पर जो बोली जा रही है, यहाँ पर बोली जा रही है, यहाँ पर बोली जा रही है, ये सारी की सारी बोलियां होगी, ठीक है ना। अब इतने बड़े में यदि बोली जा रही है तो उसे क्या दे दे के अपन भाषा का रूप दे देते हैं। इसमें क्या है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप। देखो, भाषा का स्थानीय जो रूप है, जैसे कि आप मान लो कि हाड़ौती, हाड़ौती कोई भाषा नहीं है, हाड़ौती क्या है, बोली है। मारवाड़ी क्या है, बोली है ना। मेवाड़ी क्या है, बोली है। ये सारी क्या है, बोलियां हैं। तो एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप, ये ध्यान देना आप, भाषा का स्थानीय जो रूप होता है उसे अपन क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, ठीक है ना। जैसे इस एक प्रचलित शब्द भी है कि कोस कोस पर पानी बदले और 5 कोस पर बानी, है ना। कोस कोस पर क्या बदले, पानी। पानी मीठा खारा कैसा होगा, कोस कोस पर पानी बदले और 20 कोस पे, 20 कहो या 5 कहो, 5 कोस पे बानी। इसका अर्थ क्या, बानी का अर्थ क्या होता, बोली तो, है ना। 5 कोस गए और बोली क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। मतलब बोली है परिवर्तित से होती है क्योंकि ये एक सीमित क्षेत्र की होती है। बात करते हैं आगे, लिपि। देखो, लिपि जो होती है ना, ये क्या है, किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। देखो, कोई भी भाषा हो गई, उसको लिखे कैसे, लिखने के लिए भी ये प्रतीक चिन्ह तो है ना, ये प्रतीक चिन्ह है। देखो, पहले जिसने बनाए थे, कैसे बोलना कैसे नहीं बोलना, ये व्याकरण बनाएगी। व्याकरण के अंदर के, अब जैसे हिंदी है तो हिंदी की देवनागरी लिपि हो गई, हिंदी की क्या है, अपनी देवनागरी लिपि है। तो इस देवनागरी लिपि के अंदर कौन कौन से चिन्ह होंगे, उन चिन्हों को ही तो क्या कहते हैं भाई, लिपि कहते हैं, है ना। जैसे लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है,
वो जो चिन्ह जिसकी क्या होनी चाहिए, वर्तनी भी होनी चाहिए, उन्हें क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। कोई भी भाषा हो गई, जैसे कि इंग्लिश की है तो इंग्लिश के अंदर भी ये चिन्ह है और इसे बोला जाता है, इसकी वर्तनी भी है ना, इसको ए बोलते हैं, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है ना। जैसे अपने हिंदी की लिपि है वो कौन सी है, तो देवनागरी लिपि है। हिंदी के अलावा भी देवनागरी किन किन की लिपि है देख लो। संस्कृत की लिपि यदि कहें तो भी अपनी देवनागरी है। ठीक है ना। मराठी की कहें तो भी देवनागरी है। नेपाली की कहें तो भी देवनागरी है। और कोंकणी जो कि अपने गोवा के अंदर बोली जाती है उनकी भी देवनागरी है। अब रोमन की बात करें तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसकी यदि लिपि की बात करें तो वो क्या है, रहेगी, रोमन रहेगी। और गुरुमुखी लिपि भी अपने भारत के अंदर जब प्रचलित है और वो है पंजाबी भाषा की। ठीक है ना। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो गुरुमुखी है। तो अपने को ध्यान रखना है, हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। और लिपि कहते किसे हैं, मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं आगे वर्ण की, है ना। वर्ण क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये सारे के सारे जितने भी मैंने यहाँ पर पॉइंट उठाए, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वर्ण होगी। ध्यान देना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या रहेगी, वर्ण रहेगी। और वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते, इनसे छोटा कोई हो ही नहीं सकता है ना भाषा में, तो फिर इनके टुकड़े भी नहीं होंगे। अब बात आती है कि हिंदी भाषा के अंदर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण के भेद या प्रकार कितने होते हैं, तो ये होते हैं दो। एक क्या होता है, स्वर होता है और एक व्यंजन होता है, वोवल एंड कंसोनेंट, है ना। ये तो इंग्लिश के वर्ड है परंतु आप याद रखो तो रख सकते हो। स्वर और व्यंजन। अब बात आती है स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। भाषा की ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहेंगे। देखो स्वर के लिए अन्य कोई ध्वनि का सहारा लेना कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं इनको कहूं तो ये अ है, ठीक है ना, इनको कहूं तो ये आ है, इनको कहूं तो ई है और इनको कहूं तो ई है, ऊ ऊ। ये जितने भी मैं आपके सामने ये जो प्रतीक लिख रहा हूं इनको स्वर कहते हैं, क्योंकि इनको पढ़ने के लिए और किसी की आवश्यकता, मतलब ध्वनि की आवश्यकता नहीं है। और यदि मैं व्यंजन की बात करूं, जो वर्ण या अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। देखो शुद्ध व्यंजन है बिना स्वर के होते हैं और बिना स्वर के हैं। जैसे ये मैं कहूं क लिखा है, ये बोला नहीं जा सकता है, ध्यान देना। क कब बोला जाएगा, इनके साथ में यदि ये स्वर लग जाएगा तो, है ना। जो वर्ण या अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब यदि क मैं बोलूं तो ये क केवल क्या है, अक्षर है, ठीक है ना। क केवल क्या है, आपका अक्षर है। और व्यंजन कब बन जाएगा आपका, क के साथ में ए लग गया तब, ठीक है ना। अब बात करते हैं ये जो स्वर जो होते हैं इनके भी प्रकार होते हैं, अलग अलग भेद होते हैं, स्वरों के भेद होते हैं। मूल स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और गृहीत स्वर। ये कौन कौन से हैं देख ले। देखो मूल स्वर कौन कौन से हैं, देखो मैं स्वर लिख देता हूं हिंदी के अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये कितने हो गए अपने, 11। तो स्वर टोटल कितने होते हैं, 11 होते हैं। ध्यान देना, मैं लास्ट में और भी क्वेश्चन है अपने वो सारे पुटअप करूंगा। तो मैं बात करूं, देखो हिंदी व्याकरण, कंप्लीट हिंदी व्याकरण का मैंने ये सीरीज शुरू की है, तो आप जरूर साथ में रहिएगा। ये पार्ट फर्स्ट है, सेकेंड थर्ड करके बहुत सारे पार्ट आएंगे, क्योंकि एक साथ में बहुत बड़ा चैप्टर नहीं उठा सकते। तो मैंने लिए आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से पूरा ये हिंदी व्याकरण का कोर्स डिजाइन किया है।
तो आप जरूर हमेशा मेरा ये वीडियो देखिएगा। यदि आप ये देख रहे हैं तो अगले 2-3 पार्ट है वो भी देखिएगा, ठीक है। मैं बात कर लेता हूं, ये जो स्वर है टोटल 11 हैं, मूल कौन से हैं? तो मूल देखो अ, ई, उ और री। ये कितने हो गए? एक, दो, तीन और 4। ये आपके मूल स्वर है। और दीर्घ स्वरों की बात करें तो ये जो दिख रहे हैं ना, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये जो सारे आपको दिख रहे हैं ये आपके क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। इसमें फर्क क्या है? देखो फर्क भी है, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं है, अंतर भी है कि दीर्घ स्वर कौन से हैं और ह्रस्व स्वर कौन से हैं। ये मैंने मूल जो स्वर के है ना, इसकी परिभाषा की यदि बात करूं मैं, तो परिभाषा क्या हो सकती है? जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के किया जाता है वो तो अपने क्या है? स्वर हो जाएगा। और इसके अंदर क्या होता है? ये जो है ना, मतलब कम, अपन जो श्वास है ना, वजन इस पे श्वास जब छोड़ते हैं ना, ये कम श्वास छोड़नी होती है। अ, आ, उ, री, ये है ना अपन छोड़ रहे हैं तो बिल्कुल कम छोड़ रहे हैं। और ये जो मूल स्वर है ना, इन्हीं को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। मूल स्वरों को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ध्यान देना, मूल स्वर कहो या छोटे स्वर कहो या ह्रस्व स्वर कहो, एक ही होता है। अ, ई, उ और री। मूल स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो भी आपके ह्रस्व स्वर है वो कितने होते हैं? तो भी आपके 4 रहेंगे, क्योंकि ये एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। इसके बाद में अपन बात करें हैं ग्रहित स्वर की। ये जो दीर्घ स्वर कौन से हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये मूल स्वर के अलावा जितने भी दिख रहे हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूं। ये वाले दीर्घ स्वर आपके आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ये आपके कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 आपके क्या हो गए? आपके दीर्घ स्वर हो गए। 4 है वो ह्रस्व या मूल स्वर हो गए। ध्यान रखोगे आप, 7 और 4 11 टोटल होते हैं। अब गृहित का अर्थ होता है मतलब किसी से लिए हुए। गृहित का अर्थ है ग्रहण किए हुए। ये गृहित स्वर कौन कौन से हैं और किन से लिए हुए हैं वो भी देख लेते हैं। ये स्वर के अंदर से निकले हुए नहीं है, ये उठाए गए हैं, तो ये जाहिर सी बात है अलग ही होंगे। एक आपने देखा होगा ओ, ऐसा भी तो लिखा जाता है ना, जबकि ये मूल नहीं है अपने। ये स्वर है, ग्रहित स्वर है और ये लिया गया है अपना इंग्लिश का, ठीक है ना। और जैसे मैं इसका एक उदाहरण दें तो अपन यदि डॉक्टर लिखें, हिंदी में डॉक्टर शब्द भी लिखा जाता है, जबकि है इंग्लिश का है। ये डो जो लिखा है अपने, ये ग्रहित स्वर है, इंग्लिश से लिया गया स्वर। दूसरे यदि और स्वर जैसे ग्रहित का अर्थ है दूसरी भाषा से लिए गए जो स्वर होते हैं उसे ग्रहित स्वर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन अनुस्वार की। अनुस्वार का चिन्ह कौन सा है? पहले तो अनुस्वार को हिंदी में ऐसे प्रकार से लिखा जाता है, अनुस्वार का चिन्ह है वो ये वाला है। इसे अनुस्वार कहते हैं। और ये जो अनुनासिक है, अनुनासिक आपने देखा होगा इस प्रकार का, जिसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं, बोलने में चंद्र बिंदु कहते हैं, तो इसे अनुनासिक कहते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? अनुस्वार है। ये भी एक नासिक्य है, स्वर है, दोनों ही नासिक्य हैं। जैसे अनुस्वार कहें और अनुनासिक कहें, ये दोनों ही नासिक है। नासिक का अर्थ है जिसका अपन ध्वनि निकाले तब नाक का प्रयोग करेंगे,
जैसे मैं कहूं कि अंग, है ना, अंग लिख रहे हैं तो ये आपका अनुस्वार लगा हुआ है। और यदि मैं लिख रहा हूं चांद, है ना, चांद लिख रहा हूं तो इसमें क्या है, अनुनासिक है। अब विसर्ग की बात करें तो ये संस्कृत का शुद्धि है एकदम, संस्कृत में ज्यादा यूज किया जाता है और इसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। मैं एकदम आपके, सॉरी, ये लिख रहा हूं मना स्थिति, ये शुद्ध रूप है और लिखा जाता है मनोस्थिति, जो कि बिल्कुल अशुद्ध है, ये नहीं है, गलत है बिल्कुल। तो शुद्ध रूप है वो कौन सा है, मना स्थिति है। ये एक उदाहरण है, मेरे कहने का अर्थ है कि इसको है वो विसर्ग के नाम से जाना जाता है। तो यहां मैं और आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा, जैसे हिंदी से संबंधित है, पहली ही क्लास है हिंदी की, व्याकरण की है। तो जैसे हिंदी दिवस कब मनाते हैं, है ना, आपको आता है तो कमेंट बॉक्स कीजिए, कमेंट के अंदर कमेंट कीजिएगा आप, हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ये बताना आपको, मैं भी बताऊंगा अभी, ठीक है। और चलो बता देता हूं, 14 सितंबर को है हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाता है, क्यों नहीं मनाते हैं, इसके लिए अलग से क्लास लेंगे तभी पता चलेगा, अभी मतलब नहीं है फिर। और भाषा के दो रूप तो मैंने आपको बता दिए, सॉरी नहीं बताए हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, और दो रूप कौन से हैं, एक तो होती है लिखित और एक होती है मौखिक। देखो यहाँ एक सांकेतिक और है, परंतु ये अपने हिंदी के अंदर अभी तक इसको दर्जा नहीं दिया गया है। तो दो रूप होते हैं भाषा के, कितने रूप हैं, दो हैं, और मौखिक व लिखित हैं। लिपि का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लिपि कौन कितने प्रकार की है, कौन सी है अपने हिंदी की, वो भी बता दिया मैंने। और हिंदी अपनी एक राजभाषा ने, राष्ट्रीय भाषा है, ध्यान रखना। राजभाषा का अर्थ है जिसका कार्यालय काम के लिए अनिवार्य रूप से हिंदी का ही प्रयोग किया जाए, परंतु हिंदी राजभाषा नहीं है। तो ये थी हिंदी की अपनी क्लास, पूरी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, ध्यान रखना, ऋस्व स्वर और गृहीत स्वर। गृहीत का अर्थ है दूसरी भाषा से लिए गए शब्द जो स्वर होते हैं। ऋस्व का अर्थ है छोटे वाले, जिनको मतलब बोलने में कम जोर देना होता है। ए ई उ री 4 होते हैं। दीर्घ स्वर जो है 7 होते हैं। टोटल स्वरों की बात करें तो 11 होते हैं। वर्ण आपको कहें तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन मैंने आपको बोला नहीं है तो यहाँ बता देता हूँ, व्यंजन टोटल है वो 33 होते हैं। एक और मैं बात बता दूं लास्ट में कि हिंदी भाषा के अंदर देखो अलग अलग चीजें हैं। हिंदी भाषा में स्वर 11, व्यंजन 33। वर्णमाला में देखो हिंदी वर्णमाला में मैं बता दूं, हिंदी वर्णमाला में वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्णमाला में वर्ण होते हैं तब आप लिखोगे 44। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं तब आप लिखोगे 52। 52 के अंदर आप सभी को पता होना चाहिए मिश्रित जो है वो लागू है साथ में। मिश्रित कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो अपने मिश्रित व्यंजन और हैं, वो यदि आपको नहीं बताए हैं तो बता ही देता हूँ चलो साथ में। फिर टाइम तो क्लास तो काफ़ी हो गई है, बड़ी हो गई, फिर भी देखो मिश्रित कहें या संयुक्त कहें, कहाँ गई रुपये। ओके, एक जो है ना यक्ष होता है,
त्र होता है, ज्ञ होता है और श्रेय होता है। अक्षय को है वो क आधा और च से लिखा जाता है। इस त आधा और रे से लिखा जाता है। इसको ज आधा और ञ से लिखा जाता है। इसको श आधा और रे से लिखा जाता है। ये जो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण कहें इसको, संयुक्त जो वर्ण है, संयुक्त वर्ण व्यंजन, ये जो होते हैं ना, इसका आपको संयोजन पता होना चाहिए। अक्षय के और स, त्र त और र, ज और ञ, श्र स और र। ये कितने हो गए? 44 और 4 कितने हो जाते हैं? 48। अब 52 कैसे हो गए? आपको पता होना चाहिए। ड़ को ऐसे लिखते हैं, परंतु यहाँ एक और जुड़ जाता है, ये भी अपनी वर्णमाला के अंदर शामिल है। ढ ऐसे लिखा जाता है, परंतु ये ढ जो है ये शामिल है, तो ये 2 और हो जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? अब 50, 2 और हैं। तो कुल मिला के अपने 52 है वो हो जाते हैं टोटल। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगली क्लास आपके बहुत ही जल्दी आने वाली है, बैक टू बैक, तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आपको, और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।